स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और उसके बाद हमने देखा कि बाजार में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। लगातार हम आपके सामने पॉलिसी पर एनालिसिस करने के लिए बड़े कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से, एनालिस्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पॉलिसी को एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ बड़ी दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए टीना स्वदेश को। अभी जो पॉलिसी घोषित की एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी, लेकिन क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पर, और ओवरऑल पॉलिसी स्टेटमेंट और गवर्नर के कमेंट्स पर आपका क्या कहना होगा? धन्यवाद पूजा जी। पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी जैसा आपने कहा, लेकिन साथ में गवर्नर ने ये बताया कि रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसीलिए उन्होंने जो पॉलिसी में रिस्क को हाईलाइट किया है, तो इससे पॉलिसी कट के बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशन अब आगे बढ़ गई है, जो कि पहले अक्टूबर नवंबर के आसपास थी, अब मार्केट के हिसाब से फरवरी मार्च की बात कही जा रही है। तो इस तरह से गवर्नर ने कॉशियस रहे हैं और उन्होंने चूंकि इन्फ्लेशन नंबर को थोड़ा सा कम किया है 5.2 से 5.1, तो उससे पता लग रहा है कि थोड़ा कंफर्ट भी बढ़ा है। तो ये तो पॉलिसी की बात है, लेकिन जो उसके 8 अनाउंसमेंट बाद में किए उन्होंने, जो जनरल हैं, उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट हैं जिसमें पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। जिसमें एक कॉम्प्रोमाइज रिस्ट्रक्चरिंग पे अनाउंसमेंट है, एक डिजिटल लेंडिंग पे फर्स्ट लॉस गारंटी, जो कि सारे फिनटेक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और उससे एनबीएफसी और कुछ बैंकों का भी क्रेडिट बढ़ता है वो। और इसके अलावा कॉल मनी मार्केट वगैरह में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि बैंक्स अपनी लिमिट खुद सेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 अनाउंसमेंट थोड़ा सिग्निफिकेंट हैं। इनके डिटेल्स अभी आएंगे, तो वो जब आएंगे तब हम उनको देख करके समझ पाएंगे कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल पॉलिसी जो थी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी। बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी और भी कुछ अनाउंसमेंट है जिनकी के फाइन प्रिंट्स अभी हम और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, अभी 2 बार से तो आरबीआई ने कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं किए हैं, और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है और सब कुछ फेवरेबल रहता है, तो रेट कट साइकिल कब से शुरू होने के आप उम्मीद कर रहे हैं? और अब FY24 के लिए जो बचा हुआ साल है, कैलेंडर ईयर है, उसमें आप कितनी बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं? ओवरऑल आगे आने वाले समय में किस तरह की पॉलिसी की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से? देखिए, ऐसा लगता है गवर्नर की बातचीत से, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर जहां अभी भी यूरोप में वॉर चल रही है और इसके अलावा इन्फ्लेशन भी यूरोप के कई कंट्रीज में, यूएस में अभी भी हाई है, तो उसको देखते हुए रिस्क जो एक्सटर्नल सेक्टर की वो मौजूद हैं और उसका प्रभाव थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स पे भी हमारे पड़ा है। तो जिसकी वजह से गवर्नर का ये मानना है कि अभी मतलब उन्होंने रेट कट के बारे में कोई बात कही नहीं, पर ऐसा अंदेशा लगता है कि रेट कट अभी तुरंत फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि साल के अंत तक अगर सब कंडीशंस इंप्रूव करती हैं और इन्फ्लेशन कम हो जाता है, जो कि अब टारगेट उन्होंने 4% बताया, जो प्री पैंडेमिक टारगेट था, तो अभी हम 4% से काफी दूर हैं, अभी हम 5.5% के आसपास हैं। तो वो अगर वहां तक पहुंच जाते हैं या उसके आसपास पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है कि साल के आखिर में इस पर विचार हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई इमीडिएट रेट कट अगले 2-3 क्वार्टर्स में होने की उम्मीद है। अब एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो ब्याज दरों में बढ़त हुई है, उनके पॉकेट पर भी असर पड़ा और हमने देखा कि ईएमआई में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर एक डेटा आपको बताएं होम लोन से जुड़ा, तो वहां पर भी पिछले 1 साल में करीब करीब 20% के आसपास की बढ़त हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है, क्या इसकी वजह से क्रेडिट डिमांड में कुछ आप इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले समय में, या फिर दिखना शुरू हो चुका है? डिमांड पर कोई असर आप देख रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इसका कोई असर हमें दिखा नहीं है, क्योंकि लोन ग्रोथ जो है पिछले 3 क्वार्टर से 15% से ऊपर चल रही है। इनफैक्ट लोन ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ से अधिक चल रही है, और केवल परसेंटेज टर्म्स में कि ओवरऑल टर्म्स में भी। तो इसलिए इंक्रीमेंटल सीडी रेशियो जो होता है वो भी 100% के ऊपर चल रहा है, यानी जितने लोन दिए जा रहे हैं फ्रेश, वो डिपॉजिट ग्रोथ उस पीरियड की जो है उससे ज्यादा हो रही है। तो इसको देखते हुए नहीं लगता कि कोई असर है अभी हुआ है। और इसका एक कारण ये भी है कि कोविड के पीरियड में लोगों ने अपने खर्चे, लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट सब रोक के रखे हुए थे। तो वो जब पीरियड खत्म हो गया और अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हाउस बिल्डिंग की हो, चाहे गाड़ी खरीदने की हो, तो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लोग स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंडिंग में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल बेस जो है उसके ऊपर अब बढ़ोतरी हो रही है।
पर अभी तक जो हमने देखा है मार्च तक के रिजल्ट्स और इवन गवर्नर ने जो डेटा दिया मई तक का, उसमें क्रेडिट ग्रोथ अभी भी 15-16% के आसपास है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत ये कम हो क्योंकि बेस बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल अभी कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। लॉन्ग रन में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर, लेकिन फिलहाल हमने इसमें कोई कमी होते हुए नहीं देखी है। ओके। तो सर एक आखिरी सवाल होगा, अब मान लीजिए अभी तो फिलहाल किसी तरह की कटौती की नहीं कर रहे हैं और रेट्स भी हम देख रहे हैं अपने ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो अगर आरबीआई रेट कट शुरू करता है तो क्या आप उसको आगे कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे या बाकी बैंक्स आपको लगता है कि इसको पास ऑन करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक इंडिविजुअल कंज्यूमर का सवाल है तो वो रेट्स तो अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं और ज्यादातर बैंक और हमारे केस में रेपो से लिंक्ड है। तो जैसे ही रेपो रेट कम होगा तो हमारे यहाँ रेट अपने आप पास ऑन हो जाएंगे। तो उसमें तो रिटेल कंज्यूमर के केस में तो कोई इशू है ही नहीं। रही बात कॉर्पोरेट की, तो उसमें क्या होता है, काफी सारे कॉर्पोरेट्स के रेट अभी एमसीएलआर से लिंक्ड है, जो मार्जिनल जो रेट होता था पहले, और उसकी रीसेटिंग जो है वो 6 महीने, 3 महीने, साल भर पे होती है। तो वो थोड़ा लैग के साथ प्राइस होते हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर जो रेट हाइक्स हुए हैं वो भी अभी पूरी तरह से पास ऑन नहीं हो पाए हैं कॉर्पोरेट्स को, जो एमसीएलआर से लिंक्ड है। तो इसलिए थोड़े लैग के साथ चलता है, लेकिन रिटेल कस्टमर को इमीडिएट फायदा मिलता है क्योंकि वो रिपो से लिंक किया हुआ है। बिल्कुल। तो रिटेल कस्टमर को आगे फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा और जैसे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होगा उसका असर भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कंज्यूमर्स के पॉकेट पर। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और पॉलिसी स्टेटमेंट का और इंटरेस्ट रेट साइकिल पर हमारे लिए डिटेल में एनालिसिस करने के लिए थैंक यू सो मच आपका। तो ये थे अश्विनी तिवारी, एमडी से एसबीआई हमारे साथ जुड़े थे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस है क्योंकि देश की दिग्गज सरकारी बैंकों में से एक है, तो ऐसे समय उनके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस में। चलिए मेहमानों को भी शामिल करते हैं और हमारे साथ इस वक्त स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीणा जी और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गुरशकर जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो संतोष जी आपसे राय लेना चाहेंगे। पॉलिसी आई उसके बाद हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की तेजी है इस वक्त। तो पॉलिसी वाले दिन तो दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक तो पॉलिसी के पहले और फिर पॉलिसी के बाद का एक्शन कुछ अलग ही होता है। अब ये जो तेजी दिख रही है आपको क्या लग रहा है, ये और कितनी कंटिन्यू आ सकती है? क्योंकि रिकॉर्ड लेवल से भी हम देखें तो लगभग 116 अंक दूर रह गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको आज के आज वो लेवल सदिक जाएंगे? क्या एक्सपेक्ट करें ऐसा? यस, पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी वैसे ऑलरेडी थी मार्केट के लिए, लेकिन जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ था वो हमको एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। टेक्निकली निफ्टी अपने 18,700 के ऊपर ट्रेड करा, लेकिन 18,800 निफ्टी के लिए और 44,500 बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन के डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस है। तो व्यू तो बुलिश ही है, बट ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का एरिया है, तो यहाँ हो सकता है छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे 18,800 निकालता है निफ्टी, हमारा जो अनफिनिश बिजनेस है ऑल टाइम हाई छूने का 18,888 का, वो शायद अचीव होते हुए नजर आ सकता है। तो जब तक निफ्टी 18,640 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप का ही व्यू रहेगा, और 18,800 क्रॉस करता है तो शायद हमको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकते हैं। कोई भी कमजोरी तभी आएगी जब निफ्टी 18,640 के नीचे फिसलता है तो। बिल्कुल। तो 18,820 अंक दूर हैं अभी हम उससे, और इस लेवल पर अब हमारी नज़र होगी। अगला जो बड़ा माइलस्टोन है अगर ये अचीव हो गया तो फिर रिकॉर्ड लेवल की तैयारी अब कर लेनी चाहिए। चलिए देखना होगा किस तरह का मोमेंटम आगे जारी रहता है बाजार में। लेकिन अगर ऐसे आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लगातार तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। विशाल, विशाल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 700 शेयर एशियन टाइल्स ग्रेनाइटो के हैं, तो मैंने 99 रुपीज के शेयर ले रखा है और आज की तारीख में सर 46, 47, 48 के आसपास चल रहा है। तो मुझे शेयर में बना रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? मुझे 2 साल हो गए शेयर लिए हुए। थोड़ा गिरावट पे आपने लेने की कोशिश की थी इसमें, लेकिन वहां से भी आपको फायदा मिला नहीं, जो कि हम चार्ट देख पा रहे हैं इस वक्त। इस पर टेक्निकल चेक ही ले लेते हैं क्योंकि फंडामेंटल तो कुछ आकर्षक नजर नहीं आ रहा है और नुकसान भी आपको काफी हो चुका है। संतोष जी, एशियन टाइल्स के चार्ट, एशियन ग्रेनाइटो हैं इनके पास, जो इन्होंने 99 पर लिया हुआ था। अभी क्या करें? कोई भी उम्मीद है स्टॉक में रिकवरी की? चार्ट्स पे कुछ उछाल दिख रहा है आपको जिसपे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या व्यू बन रहा है आपका?
इस स्टॉक की बात करें तो वैसे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है, फंडामेंटल भी काफी वीक है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वीक है। हालांकि एक सपोर्ट जरूर है, 45 के आसपास में रुकने की कोशिश कर रहा है, तो आप मेरे हिसाब से 45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपर में उछाल मिलता है, अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो 60 रुपीज के आसपास एग्जिट भी ले सकते हैं। बेटर होगा आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स लाइक कजारिया, सेरा जैसे स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आप उछाल में निकलने की कोशिश करिए और कजारिया जैसे स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, कोलकाता से सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, अपने सवाल पूछिए। जी मेरे पास अडानी पोर्ट है, 775 के भाव से 500 शेयर है, तो मीडियम टर्म के लिए क्या राय रहेगा? ठीक है, अविनाश जी आप सलाह दीजिए। अदानी पोर्ट हाल फिलहाल की खरीद इनकी लग रही है और हल्का नुकसान भी इनको हो रहा है, क्या सलाह देंगे मीडियम टर्म के लिए? पूजा मुझे लगता है कि इनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि अडानी पोर्ट्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड पोर्ट इंफ्रा कंपनी है। करीबन ऑलमोस्ट 39 या 40 पोर्ट्स इनके बिजनेस के अंडर आते हैं। और जिस प्रकार से ग्रोथ अभी इकोनॉमी में हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए पोर्ट का बिजनेस तो अच्छी तरह से कैश फ्लो जनरेट करेगा। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए। इन्होंने शेयर काफी अच्छा चुना है, लेकिन टाइम फ्रेम अगर ये 12-15 महीना निवेशित रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें और 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, वहां से अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकती है। ओके ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स में थोड़ा आप समय दीजिए, आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा के दे गए स्टॉक। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ राजस्थान से सचिन जुड़े हैं फोन लाइन पर। सचिन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, आफ्टरनून सर, सॉरी सर। मेरा एसबीआई बैंक में 1000 क्वांटिटी है, 450 पे मेरा लिया हुआ है जून 2022 के आसपास। तो अभी इसको सेल कर दूं या रखना है अभी कुछ समय के लिए? एसबीआई तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा बैंक है, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है और जो आपकी खरीद प्राइस है काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री किया और उसका देखिए फायदा भी हो रहा है। और एसबीआई आज के दिन अभी पॉलिसी भी आई थोड़ी देर पहले और उसके बाद इनकी ऊपरी स्तर पर स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। संतोष जी क्या करें एसबीआई में? इनकी बात से ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म व्यू ही है, मुनाफा अच्छा खासा कमा चुके हैं ये, और तेजी के लिए अभी भी और वेट करें स्टॉक में? यस, मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। हो सकता है कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ भी जाए, तो अगर कोई बुकिंग आती भी है, एक अगर आपने ऐसे ट्रेडिंग बेट लिया है तो आप अपना 30-40% बुक कर सकते हैं और नीचे अगर कोई वापस लकीली डिप मिल जाए आपको 570 के आसपास, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अदरवाइज स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, जो इसके टारगेट आ रहे हैं 700 रुपीज प्लस तक के आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा लंबा व्यू तो बने रह सकते हैं। आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो कुछ बुक कर लीजिए, नीचे डिप मिलता है तो फिर री एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसबीआई में आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है ओडिशा से, माफ कीजिएगा हमारे साथ फोन लाइन पर ही है ये, ओडिशा से सरोज कुमार। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। मैडम मेरे पास 481 स्टॉक्स है बीपीसीएल का 352 प्राइस में, तो उसमें करना क्या है मैम आगे के लिए? प्रॉफिट बुक अभी करके निकल जाऊं या कुछ दिन और रुकने से ज्यादा प्रॉफिट होगा? ओके, आपका भी शॉर्ट टर्म नजरिया ही लग रहा है इस स्टॉक में। संतोष जी फिर आप ही सजेस्ट करिए। बीपीसीएल 352 पर इन्होंने लिया है और तेजी के लिए रुके रहे, क्योंकि हम तो देखते हैं जैसे क्रूड में जब उतार होता है उसका रिएक्शन दिखता है। अभी कल के दिन हमने देखा था स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली थी, और तेजी के लिए अभी रुके या फिर निकल जाए जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा इनको हो रहा है, या फिर कोई स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें बीपीसीएल में। यस, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। अब अपना स्टॉप लॉस आपकी जो बाइंग कॉस्ट है 355 के आसपास, 352 के आसपास वहां लाके रख सकते हो, और ऊपर में आप अगर 390 के आसपास मिलता है तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। तो अभी स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ से और अपसाइड नजर आती है। ठीक है, तो और अपसाइड नजर आ रही है, अभी भी आप बने रह सकते हैं बीपीसीएल में। अगला सवाल ले लेते हैं, ये व्हाट्सएप पर हमें आया है उत्तर प्रदेश से श्री राम राय का। महिंद्रा इन्होंने लिया हुआ है 300 शेयर्स 1200 पे लिए हैं,
अच्छे लेवल पर एंट्री किया है और इसका फायदा भी इनको मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो शेयरों में हमने हाल फिलहाल में जो तेजी देखी उसका क्लियरली फायदा मिल रहा है इनको। इस स्टॉक में भी करीब 58,000 रुपए का मुनाफे में है इस वक्त अभी ये। अविनाश जी, महिंद्रा में और बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी हम देख रहे थे हाल फिलहाल में काफी शानदार तेजी देखने को मिली, बट और तेजी के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी बेहतर लग रहा है आपको? बिल्कुल पूजा, मुझे लग रहा है देखिए M&M का जो Q4 का नंबर आ गया था, प्लस जिस प्रकार की तेजी इनके ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बिजनेस में दिख रही है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि XUV और थार जो इनके रनिंग मॉडल्स है वहाँ पे करीबन साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक है। ऑलरेडी हमको लग रहा है कि ये साल भी काफी अच्छा रहेगा ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, प्लस कमोडिटी प्राइसेस स्टील के कीमतें भी काफी सॉफ्ट हो चुकी है, तो मार्जिन के लिए भी इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी जगह है। मेरे ख्याल से अगर इनका साल भर का नजरिया है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में कम से कम 1475 1500 का एक मीडियम टर्म टारगेट इनको मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। डेफिनेटली FY24 का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर शुड बी लॉट बेटर, और यहाँ पे अच्छा मुनाफा इवन करंट लेवल से पॉसिबल है। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी करंट लेवल से भी और तेजी दिख सकती है, आप बेशक बने रहिए स्टॉक में, दिक्कत नहीं है। अगला सवाल भी व्हाट्सएप पर हमें आया है अहमदाबाद से श्याम राय जी का, और इनका सवाल है L&T टेक पर 16 शेयर्स इन्होंने 716 पर लिए हुए थे। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी और अच्छा खासा समय दे चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो 5,000 के ऊपर के भी लेवल्स शायद देखे होंगे स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, अभी भी मुनाफे में है, लेकिन जो इनका मुनाफा है उसमें कमी ज़रूर आई होगी। L&T टेक, अविनाश जी आप सलाह दीजिए, अगर थोड़ा और समय दे तो क्या वो जो लेवल्स इन्होंने देखे थे बीच में 5,000 के ऊपर के भी लेवल्स इसमें आए थे स्टॉक में, क्या वो वापस से देखने को मिल सकते हैं? देखिए L&T टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज में काफ़ी बड़ा प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि देखिए शेयर अपने ऊपरी लेवल से ज़रूर गिरा है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बहुत अच्छे डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है, और जो कमेंट्री आई है Q4 के बाद वो मैनेजमेंट वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे अगर आपका कम से कम 12-15 महीने का व्यू रहेगा तो डेफिनेटली शेयर नई ऊंचाई को टच करेगा। ये कहना मुश्किल है कि पुराने हाईज कितने जल्दी आएंगे, बट डेफिनेटली री रेटिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ओके, तो होल्ड करने की राय इस स्टॉक पर। योगेश जी का सवाल है व्हाट्सएप पर, पतंजलि फूड्स इन्होंने लिया हुआ है 1200 शेयर्स 826 पे है, तो निचले स्तरों पर इन्होंने एंट्री की। लकी है ये क्योंकि पतंजलि फूड में हम देखते हैं ज़्यादा लोगों को मुनाफा नहीं हो रहा है, नुकसान ही झेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस लेवल पर एंट्री की उसके बाद से हमने देखा स्टॉक में एक तेज़ी आई है और काफ़ी शानदार गेन पर इस वक्त ये बैठे हैं। संतोष जी आप सजेस्ट करिए, और तेज़ी के लिए अभी भी रुकना चाहिए? चार्ट्स पर क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आपको वैसी, या फिर निकल जाए जो भी मुनाफा हो रहा है उसको लेके? बेस बनाया है और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी स्ट्रक्चर तो अच्छा है ही। लग रहा है कि शायद ये अपने 200 दिन के मूविंग करीब 1150 1140 के आसपास आएगा, वहां तक जा सकता है। तो मुझे लगता है 100 पॉइंट की तेजी के लिए और रुक सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस 990 का होना चाहिए, ऊपर में टारगेट आपका 1140 का होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू पतंजलि फूड पर, और थोड़ी और तेज़ी के लिए आप अभी भी रुक सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए अपना मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए फिलहाल इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। संतोष जी, अविनाश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो इस वक्त हम देख सकते हैं बाजार नए शिखर की तरफ है, बैंक निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुँचने की तैयारी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जिसका कि चलना जरूरी है वो इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, बट देखना होगा सेकंड हाफ में किस तरह की चाल होती है बाजार में।